आज का न्यूज़पेपर ऐसा है कि अगर आपने ये आर्टिकल्स पढ़ लिए देन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंस, मार्केट्स। सो डोंट मिस दिस। अगर आपको पसंद है, आपको 20 से 30 मिनट देने होंगे इस वीडियो पे एंड यू विल लर्न एवरीथिंग बड़े प्रैक्टिकल तरीके से कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव कर रही है, आप के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है यूएस में या रशिया में किसी चीज़ के होने से, या इंडिया में ही किसी इकोनॉमिक पॉलिसी से आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप सीख पाओगे कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये आर्टिकल्स कवर करने वाला हूँ कि यूएस ने ट्रेड डील के लिए यहाँ पे इंडिया के लिए टैरिफ कम कर दिया है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है। इसी के रिस्पॉन्स में रुपया यहाँ पे सबसे बड़ा सिंगल डे एडवांस पोस्ट कर चुका है। ईरान की वजह से क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, यस। एंड न्यूक्लियर ट्रीटी एक एक्सपायर हो रही है यूएस और रशिया की, जो पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे परेशान कर रही है। एंड ट्रम्प ने प्लान किया है $12 बिलियन का रेयर अर्थ स्टॉक पाइल। तो क्या अब यूएस सप्लाई क्रंच फिर से क्रिएट कर सकता है रेयर अर्थ में, ये देखना होगा। एंड जीएसटी टेलविंड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है हमारे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, कौन सी है वो जानेंगे। अब सबसे पहले यूएस ने ट्रेड डील क्लियर कर दिया है इंडिया के साथ और 18% पे आ जाएगा टैरिफ। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट आज 4% ऊपर खुला है मार्केट, बट सारे सेक्टर्स जो 4-5% ऊपर जा रहे हैं, क्या इनका कोई फायदा भी है? आधे से ज्यादा का कोई फायदा नहीं है, यस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको बहुत फ़ायदा है। तो यही होता है इवेंचुअली कि जो इनको फ़ायदा नहीं होता है वो भी बढ़ जाते हैं, बाद में फिर वहाँ से वो खिसक जाते हैं 20-30% लोग, लेकिन उनमें फंसे रह जाते हैं क्योंकि लोग देखते नहीं है कि कहाँ पे पैसा लगाना है। लोग हर जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, यूजुअली फोमो लेड होता है ये सब, अगर मार्केट 4 से 5% बढ़ रहा है स्पेशली तब। यूएस ने एग्री किया है कि वो रिड्यूस करेगा रेसिप्रोकल टैरिफ को ऑन इंडियन गुड्स, 18% पे आ गया जो पहले 25% था। और यहाँ पे ये पार्ट होगा एक लार्जर डील का, जहां पे इंडिया भी यूएस से $500 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स परचेज करेगा, यस। अब आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, जो है यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हम लोग कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं इसके लिए। एंड कोई मेंशन नहीं था एडिशनल 25% टैरिफ का फॉर बाइंग रशियन क्रूड ऑयल, ये न्यूज एजेंसी का कहना है। सो ट्रम्प ने ये भी क्लेम किया कि इंडिया ने अग्री कर लिया दैट दे विल रिड्यूस टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटाए जाएंगे। देखो, एक तो आप किसी को रोक सकते हो ट्रेड करने से, कैसे? टैरिफ लगा के 25-30% लगा दिया, लेकिन इंडिया क्या करता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है। जैसे आपको हमारे यहाँ ये सामान भेजना है, हाँ हम टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंटेशन और एक लाइसेंसिंग करनी है, उसमें 3 महीना लगेगा, तो वैसे ही कोई नहीं बेच पाएगा आपको, राइट। तो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, ये वो बैरियर्स होते हैं जहां पे आप पेनल्टी या टैरिफ नहीं लगा रहे हो, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस को इतना लंबा कर दे रहे हो कि इजीली वो आपके यहाँ कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि 2 लार्ज इकोनॉमीज जो दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं वो अब साथ में काम करेंगी और इससे काफ़ी पोटेंशियल भी अनलॉक होगा। अब ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, इनका ये कहना है, मोदी जी ने कमिट किया है कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे एंड 500 बिलियन डॉलर के एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल जैसी चीज़ें खरीदेंगे यूएस से। सो ये मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है जो इन्होंने बोला है। इट्स कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल कि इंडिया तुरंत से $500 बिलियन तक के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर पाएगा यूएस से, बट येस इवेंचुअली मे बी आगे जाकर ऐसा कुछ हो पाए, क्योंकि यूएस ऐसी चीज़ें बनाए तो पहले जो हम इंपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया ने यह भी एग्री किया है कि वो रशियन ऑयल नहीं बाय करेगा एंड यूएस और पोटेंशियली वेनेजुएला से और ज्यादा ऑयल खरीदेगा। सो वेनेजुएला का पिक्चर यहाँ पे आ रहा है एंड साथ में इसके वजह से गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट्स ऊपर गई और निफ्टी तो और भी ज्यादा ऊपर खुला है, जो इंडियन शेयर बाजार है वो। सो इसमें आपको सतर्क कैसे रहना है कि बहुत सारे कंपनीज सेक्टर्स जिसका कोई फायदा नहीं है वो भी यहाँ पे क्या होगा, भेड़ चाल में ऊपर जाने लगेंगी, तो वहाँ बचना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा कि टेक्सटाइल्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, जेम्स एंड ज्वेलरी को लॉस हुआ था, ऑटो पार्ट्स को लॉस हो रहा था। ये तो बेनिफिशरीज हैं कम टैरिफ के, लेकिन ऐसी कंपनीज जैसे कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर कोई टैरिफ था ही नहीं पहले से, तो अभी भी ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज उनके रिपोर्ट्स और अर्निंग्स में तो नहीं देखने को मिलने वाला। अब बात करता हूं अगले आर्टिकल की। अब यहाँ पे भी टेक्सटाइल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा बूस्ट यहाँ टेक्सटाइल को मिल सकता है। इस आर्टिकल का कहना है डबल डिजिट ग्रोथ आना तय है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अग्री किया है कि वो स्लैश करेगा टैरिफ्स को ऑन इंडियन गुड्स, 18% पे ले आएगा फ्रॉम 50%, एंड इससे हमें एडेड एडवांटेज मिलेगा टू इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। हमारे कंपटीटर्स कौन है? वियतनाम है, चाइना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। एक ट्रेड डील के लिए अग्री किया है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, और यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा, 25% से 18% लाया जाएगा, ये इनका कहना है। अब
सेक्टर जो है यहाँ पे मंथ ऑन मंथ डबल डिजिट ग्रोथ रेट देख सकता है। इससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 50% से आ जाएगा 18% पे, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं 25% से आएगा 18% पे। तो इवन न्यूज़पेपर वालों को भी ना अभी क्लैरिटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्वीट में बोला है 25% से 18% ला रहे हैं वो, ठीक है। तो वी हैव टू सी कि जो इफेक्टिव है वो कितना होगा। 18% पे आ गया, हमें इतना पता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आई थिंक मंथली अपैरल एक्सपोर्ट हमारा 1.5 टू 1.6 बिलियन हो सकता है फ्रॉम करंट 1.27 बिलियन। तो टेक्सटाइल में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं इनका बहुत बड़ा बेनिफिट होना यहाँ पे तय है। और इंडिया ने साइन किया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिपा, ओमान के साथ भी, इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया न्यूजीलैंड के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट किया यूनाइटेड किंगडम के साथ, और साथ में यूरोप के साथ भी। और वहां पे हर जगह हमने एक सेक्टर को हाईलाइट किया, एंड वो सेक्टर कौन सा था हमारा? टेक्सटाइल सेक्टर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव मार्केट, क्योंकि यूएस की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर का काफी लॉस हो रहा था। सो काफी अब एडवांटेज भी है। अब गोल्ड प्राइसेस जो है इनमें आज अच्छी रिकवरी आई है, और सिल्वर में भी रिकवरी आई है जी। तो कैसे आई है रिकवरी, क्या है, किसके थ्रू लेड है, ये एक बार देखते हैं। जो प्राइस है 24 कैरेट गोल्ड के, ये ओवरऑल सिर्फ 10 रुपये ही नीचे क्लोज हुए ट्यूसडे को 10 ग्राम्स के, एंड अच्छी खासी रिकवरी आई है। 1,53,160 पर आ गया है रिकवर होके, जो मेरे ख्याल से इसका जो लो था 1,30,000 के आसपास का था। तो बढ़िया रिकवरी आई, एटलीस्ट 5-6% की वहाँ पे रिकवरी देखने को मिली हमें, और सिल्वर में भी अच्छी रिकवरी नीचे से देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा स्टेबिलिटी फाइनली थोड़ी बहुत आ सकती है गोल्ड और सिल्वर के दाम में, जहाँ पे फ्री फॉल था। अब देखो गोल्ड तो फिर भी हमें पता है इसकी वैल्यू जो है बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में ये देता है रिटर्न्स, लेकिन सिल्वर ऐसा कमोडिटी है जो 80% गिर जाता है, 90% भी गिर जाता है एक बार जब ऊपर जाता है। तो सो इट्स नॉट अ कमोडिटी जो गोल्ड के इक्विवेलेंट आप कहोगे, या गोल्ड के कंपैरिजन आप इसको रख सकते हो देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है, क्योंकि आम लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है सिल्वर वगैरह में, जिनको पता कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने जाके न्यूज़ पे और इंस्टाग्राम रील्स को देख करके सिल्वर खरीद लिया। जैसे कि अब कुछ लोग आजकल कॉपर के बार्स भी खरीद रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भंगार में बिकता है, बट क्योंकि न्यूज़ और रील्स पे आ रहा है तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं 5 साल के लिए। 5 साल तक वो रहेगा ही नहीं, 6 महीने में आपके यहाँ खराब होके बेकार हो जाएगा, भंगार वाले को आपको बेचना पड़ेगा। सो ऐसी फोमो आपको तब नहीं होगी जब आप 5 मिनट रुक के सोचोगे और पढ़ोगे चीज़ों को। दैट इज वाई पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुपया यहाँ पे सबसे बड़ा सिंगल डे एडवांस पोस्ट कर चुका है इन 6 वीक्स, और प्योरली बिकॉज ऑफ टैरिफ। सबसे पहले तो ठीक है, टैरिफ एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रुपया लगातार गिर रहा था। क्यों? क्योंकि डेफिसिट हमारा और बड़ा होने वाला था ट्रेड का। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे गेन आया है 6 वीक्स में। मंडे को 47 पैसा क्लाइंब हुआ 291.51, और फॉरेन फंड इन्फ्लोज की हेल्प से भी यहाँ पे हमारी करेंसी को मदद मिला है। सो करेंसी जो है ये 91.80 पे ओपन हुआ था, और इसी रेंज में मूव कर रहा था करीब 40 पैसे की, और 1.2 रुपी ओवरऑल गेन आया। ये बहुत बड़ा गेन है मैं बता दूं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे रीजन क्या है, एक तो टैरिफ्स, और दूसरा हमारा जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मैं ये डिस्कस करूंगा, लेकिन टैरिफ एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से रुपया हमें कहीं ना कहीं अब बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। ये ऊपर जाता हुआ हो सकता है हमें नजर आए। अब ईरान आ जाते हैं। ईरान भी रुपए को काफ़ी इम्पैक्ट कर देता है। तो ईरान रुपए को कैसे इम्पैक्ट करता है? ईरान जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जो एक कह सकते हो एक पैसेज वे है, एक ऐसा पैसेज वे है जहाँ से दुनिया का 25% ऑयल, ये जो पैसेज वे है जिसमें ईरान कंट्रोल करता है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे 25% दुनिया का जो ऑयल है और 25% नेचुरल गैस है, यहीं से होकर गुजरता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ईरान वगैरह में, तो सब मान के चलते हैं कि ईरान दुनिया को धमकाने के लिए, धमकी देने के लिए इसको क्लोज कर देगा, और इसको अगर क्लोज कर देगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो ऑयल की शिपमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो ऑयल के सप्लाई की कमी नहीं है, लेकिन मैं आप जिस रास्ते से आपके आता है उस रास्ते को बंद कर दूं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान ने अब न्यू डिप्लोमेसी को ख़त्म किया है, और जो फियर्स थे वॉर के उसको कूल किया है। ये अभी टर्म्स के बारे में सोच रहे हैं, जिससे ये बातचीत शुरू करेंगे यूएस के साथ वेरी सून। एंड इन्होंने कहा है कि दे आर रेडी कि ये बातचीत से मामलों को सुलझाएं, जो लॉन्ग रनिंग न्यूक्लियर डिस्प्यूट है उसको भी बातचीत से सॉल्व करें।
टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई थे, मिलिट्री बिल्डअप हो गया था यूएस नेवी का नियर ईरान, क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहे थे, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे थे, क्योंकि ईरान में बिल्कुल सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हो गई थी कुछ सिटीज़ में, ना कि मैं बोलूँगा पूरी कंट्री में। ऑफकोर्स अगर आप न्यूज़ पे कुछ देख रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन न्यूज़ चैनल की क्या रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, आप उस हिसाब से परसेप्शन बनाते हो। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ईरान वॉज सीरियसली टॉकिंग, और यहाँ पे जो इनके टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं फॉर नेगोशिएशंस एंड दे आर अंडर वे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमें समझ में आ गया कि ठीक है अब ईरान कोई भी ऐसी स्टुपिडिटी नहीं करेगा कि जिससे ये ऑयल की सप्लाई जो यहाँ से जा रही है ये हर्ट हो, और इसी की वजह से क्या होगा, अब ऑयल के दाम अगर आप चेक करोगे ब्रेंट क्रूड ये लगातार नीचे जाने लगा, और इसका इंपैक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑयल 5% गिर गया मंडे को, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान जो है सीरियसली बात कर रहा है वाशिंगटन से और यहाँ डी एस्केलेशन होगा। यस, एंड ब्रेंट क्रूड 5.2% नीचे, और साथ में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो यूएस का ऑयल है वो भी 5.5% नीचे हमें नजर आया। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद कहते हैं वो चाहते हैं कि ऑयल के प्राइसेस $50 पे जाकर के सेटल हो जाएं, ठीक है, इतना कम रखना चाहते हैं वो, तो ऑयल और वो पंप करना चाहते हैं, सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को अब हो सकता है मिले, एंड ऑयल में इसी तरीके का ड्रॉप होता रहेगा। तो इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा, इंडिया ऑयल जो है पूरा इम्पोर्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पहले हम लोग 100 रुपये का ऑयल करते थे, ठीक है, अब मान लो आप 10 बैरल्स ले रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऑयल लेट से बढ़ गया 110 हो गया, तो सिर्फ यहाँ महंगा नहीं हुआ ये, अब आपका रुपया जो है वो भी आपको और नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको डॉलर भी ज़्यादा परचेज करने होंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए की डिमांड घटेगी। तो ऑयल जब बढ़ जाता है ना तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, डॉलर्स में भी इंपैक्ट करता है हमें ये, तो डॉलर का भी इंपोर्ट बिल ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, उससे रुपया हमारा कमज़ोर होगा क्योंकि हमें डॉलर में पे करना होगा, रुपए को बेचना होगा। तो ये डिमांड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है रुपये और डॉलर के। अब आ रहा है एक्सपायरी ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी, जिससे पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में रहना चाहिए। ये कहना है रशिया का, यहाँ पे सीनियर रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल है, उन्होंने वार्न किया है कि जो लास्ट यूएस रशियन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है वो जो एक्सपायर होने वाली है इस हफ्ते, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो ये कहीं ना कहीं डूम्सडे क्लॉक को स्पीड अप कर सकता है। तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जो 2010 में साइन की गई थी बाई यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, तो एंड मेडवेडेव जो सर्व कर रहे थे एज रशियन प्रेसिडेंट फ्रॉम 2008 टू 2012, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरेट्स को इन्होंने रिड्यूस कर दिया था टू 1550 ऑन ईच साइड। अब ये एक्सपायर हो रहा है 5 फरवरी को। अब बेयरिंग अ लास्ट मिनट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मॉस्को एंड वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिकेट किया है कि ये ट्रीटी को एक्सपायर होने देंगे विदाउट एक्सेप्टिंग एन ऑफर फ्रॉम मॉस्को कि ये वॉलंटरली एक्सटेंड करे इट्स कैप्स ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट करके रखते हैं, कहीं ना कहीं ये इसे घटाना चाहते हैं। एंड पावरफुल आर्म्स विद अ लॉन्ग रेंज एंड हाई ईल्ड, तो ये चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू से दैट दिस इमीडिएटली मीन्स अ कैटास्ट्रफी। इसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ बड़ा कैटास्ट्रफी या तबाही होगी, लेकिन या फिर कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा, लेकिन ये इट शुड अलार्म एवरीवन, हर इंसान को इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए एंड चिंता होनी चाहिए। क्लॉक्स जो हैं दे आर टिकिंग एंड दे ऑब्वियसली हैव टू स्पीड अप। डूम्सडे क्लॉक जो है एक सिंबॉलिक क्लॉक है और ये गेज करता है कि क्या लाइक्लीहुड है कि मैनमेड कैटास्ट्रफी जो है वो दुनिया को खत्म कर देगी। डूम्सडे क्लॉक ये होता है। यूएस ने सजेस्ट किया है कि चाइना जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर है बाय नंबर ऑफ वॉरहेड्स, इसे भी आर्म्स कंट्रोल टॉक्स को ज्वाइन करना चाहिए। एंड बीजिंग ने कहा है हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हम तो नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो हम इसे कहते हैं कि ये एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन चल रही है, वो भी नहीं मूव कर रहा है, आगे वाला भी नहीं मूव कर रहा है। सो वी हैव टू सी कि इसमें क्या होता है। ट्रम्प ने प्लान किया है कि $12 बिलियन के रेयर अर्थ को वो स्टॉक पाइल करेंगे। अब इंडिया में भी ना ये रेयर अर्थ बजट में बार बार रिपीट हो रहा था क्योंकि इसकी कमी है, इसकी सप्लाई आती है चाइना से, प्रोसेसिंग चाइना करता है और हमारे पास भी नहीं है ज़्यादा और यूएस के पास भी नहीं है ज़्यादा। तो एक स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल बनाना चाहते हैं $12 बिलियन इन सीड मनी, और ये इंसुलेट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई सप्लाई शॉक हम नहीं आने देंगे, क्योंकि यूएस यहाँ पे जो चाइनीज रिलायंस है उसको कम करेगा, चाइना पे रिलाई करना कम करेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वॉल्ट बताया जा रहा है इसे, एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे $1.67 बिलियन प्राइवेट कैपिटल होगा, जहाँ पे $10 बिलियन लोन होगा फ्रॉम यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जहाँ पे मिनरल्स को स्टोर किया जाएगा ऑटोमेकर्स के लिए, टेक फर्म्स के लिए और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जैसे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये।
अब जैसे कि लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी ऑयल स्टॉक पाइल बनाती हैं कंट्रीज की, वॉर के टाइम पे आपको ऑयल चाहिए, तो ऑयल स्टॉक पाइल बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ क्रूड इनका फोकस होता है क्या, मिनरल्स, जैसे कि गैलियम, कोबाल्ट, जो आईफोन में, बैटरीज में, जेट इंजिन्स में यूज होता है। और यहाँ पे रेयर अर्थ भी होते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स भी होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ओवरऑल कंट्री के लिए। अब एक मेजर कमिटमेंट है ये देखा जाए तो, और यहाँ पे डजन्स ऑफ कंपनीज होंगी, जनरल मोटर्स, स्टेलांटिस, बोइंग, जी, वनोवा, अल्फाबेट, गूगल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा। और ये एक यूएस जो है ऑलरेडी ऑपरेट करता है एक नेशनल स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो वहाँ के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए है, लेकिन सिविलियन नीड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंडिया के पास भी ऐसा कुछ होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ लेसन फॉर इंडिया कि अब दुनिया भर में कंट्रीज स्टॉक पाइल बना रही हैं क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का। बहुत ज़रूरी है कि हम भी ये करना शुरू कर दें। बात करूंगा जीएसटी टेलविंग्स की। जीएसटी जो कट आए ना, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो मिल रहा है हमारे ऑटोमेकर्स को। होलसेल जो ग्रोथ है यहाँ पे 12.5% की आ गई है। हमने 4,55,000 यूनिट्स हमने यहाँ पे बेच दिया है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स अगर आप देखोगे होलसेल सेल्स, तो इंडिया में ये बढ़ा है 12.6%। और यहाँ पे एक तो इम्प्रूव डिमांड आई, और डिमांड बढ़ा है किसकी वजह से, जीएसटी रेट कट्स की वजह से। यहाँ पे मारुति सुजुकी वगैरह अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है, ठीक है। और ये डिमांड जो है एक्चुअली सस्टेन कर रहा है। अब तो जीएसटी कट्स को काफ़ी टाइम भी हो चुका है, बट स्टिल अभी तक डिमांड अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। अगर मारुति सुजुकी की बात करूँ तो 25% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आए इनकी बुकिंग्स में। बुकिंग्स इतनी बढ़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनको अपने एडिशनल शिफ्ट्स को ऑपरेट करना पड़ रहा है, वर्क इन्हें संडेज को भी काम करना पड़ रहा है, हॉलीडेज को, सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है गाड़ियों की कि एकदम से सप्लाई बढ़ाना भी इम्पॉसिबल है। Hyundai अगर आप देखोगे तो इनका भी होलसेल 9.5% बढ़ चुका है। यस, Hyundai मोटर इंडिया अगर आप देखोगे तो 9.5% का ऑलमोस्ट डबल डिजिट ये भी पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और एक्सपोर्ट्स भी 20.9% बढ़ चुके हैं इनके टू 14,030 यूनिट्स। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे शार्प इंक्रीज आया है, जहाँ पे 46% का ग्रोथ। यस, व्हीकल का जो होलसेल्स है 46% ग्रोथ आया है कहाँ, टाटा मोटर्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा 25% की ग्रोथ यहाँ पे होलसेल में हमें देखने को मिल रही है, 25.4% ईयर ऑन ईयर टू 63,510 यूनिट्स। सो इसका असली एडवांटेज हमें अब देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब एंड you can keep following us for daily updates। रोज ऐसी एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।